हेलो गाइस, आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं नाइन्थ क्लास की हिस्ट्री। नाइन्थ क्लास की हिस्ट्री जो है 3 सेक्शंस में डिवाइडेड है। पहला सेक्शन है इवेंट एंड प्रोसेसेस, सेकंड सेक्शन है लाइवहुड, इकोनॉमिक्स एंड सोसाइटीज़, थर्ड सेक्शन है एवरीडे लाइफ, कल्चर एंड पॉलिटिक्स। तो आइए देखते हैं पहले सेक्शन के बारे में। पहले सेक्शन जो है वो 3 चैप्टर में है डिवाइडेड है। पहला है फ्रेंच रिवॉल्यूशन, सेकंड है सोशलिज्म इन यूरोप एंड रशियन रिवॉल्यूशन, थर्ड जो है नाजिज्म एंड राइज ऑफ हिटलर। In section 1, we are going to see French Revolution, Russian Revolution and rise of Nazism. Rise of Nazism जर्मनी में हुआ था। In different way, all these events were important in making the modern world. तो अलग अलग तरीक़ों से ये सभी जो इवेंट्स है इंपॉर्टेंट है मॉडर्न वर्ल्ड बनाने के लिए। पहला चैप्टर जो है फ्रेंच रिवॉल्यूशन। टुडे वी ऑफन टेक द आइडिया ऑफ लिबर्टी, फ्रीडम एंड इक्वलिटी फॉर ग्रांटेड। हमें लगता है लिबर्टी, फ्रीडम और इक्वलिटी जो है पहले से था, बट वी नीड टू रिमाइंड आवरसेल्फ that this idea also have a history। हमें खुद को बताना है और याद रखना है कि ये जो आइडिया की भी हिस्ट्री है। लिबर्टी क्या है? लिबर्टी आज़ादी है, लेकिन उसमें कुछ रिस्ट्रिक्शन रहेंगे। फ्रीडम आज़ादी है विदाउट रिस्ट्रिक्शन। इक्वलिटी, इक्वलिटी यानी ऑल आर इक्वल इररिस्पेक्टिव ऑफ सेक्स, रिलीजन, कास्ट। ठीक है। बाय लुकिंग एट द फ्रेंच रिवॉल्यूशन यू विल रीड अ स्मॉल पार्ट ऑफ दैट हिस्ट्री। द फ्रेंच रिवॉल्यूशन लीड टू अ एंड ऑफ मोनार्ची इन फ्रांस। फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद जो है मोनार्ची फ्रांस में ख़त्म हो गई। और सोसाइटी बेस्ड ऑन प्रिविलेजेस गेव वे टू अ न्यू सिस्टम ऑफ गवर्नेंस। एक सोसाइटी जो विशेष अधिकार जो है पे आधारित है, उसने एक नए सिस्टम ऑफ गवर्नेंस को दिया। अब विशेष अधिकार कैसा? जैसे जो नोबल्स है तो उनके जो बच्चे हैं तो उनको विशेष अधिकार मिला है कि वही नोबल्स बनेंगे। आर्मी पर्सन के बच्चे तो उन्हें ये विशेष अधिकार है कि वही आर्मी में दाखिल होंगे। पुजारी के बेटे को ही विशेष अधिकार है या मौलवी के बेटे को ही विशेष अधिकार है कि वही मौलवी बनेगा। तो ये जो है प्रिविलेजेस, तो इसके ऊपर जो एक अलग जो सिस्टम बन गया था। अ डिक्लेरेशन ऑफ राइट ऑफ मैन ड्यूरिंग द रिवॉल्यूशन। तो रिवॉल्यूशन के टाइम पे एक इनका डिक्लेरेशन हुआ था राइट ऑफ मैन का, जिसमें बताया गया था कि जो सब मैंस है वो इक्वल रहेंगे और उसमें बताया गया था अनाउंसिंग द कमिंग ऑफ न्यू टाइम, द आइडिया डेट ऑल इंडिविजुअल हैड राइट एंड कुड क्लेम इक्वलिटी बिकेम द पार्ट ऑफ न्यू लैंग्वेज ऑफ पॉलिटिक्स। सभी इक्वल है तो ये अब नया जो है पॉलिटी में आ गया। दिस नोशन ऑफ इक्वलिटी एंड फ्रीडम इमर्ज एज अ सेंट्रल आइडिया ऑफ न्यू एज। तो नए एज का जो है यहाँ से इक्वलिटी और फ्रीडम जो है सेंट्रल आइडिया बन गया। बट इन डिफरेंट कंट्रीज दे वर री इंटरप्रेटेड एंड री थॉट इन मेनी डिफरेंट वे। लेकिन अलग देश में, दूसरे देश में जाने के बाद में जो है इसका इंटरप्रिटेशन जो है इसको अलग तरीके से समझा गया और अलग तरीके से सोचा गया। द एंटी कॉलोनियल मूवमेंट इन इंडिया एंड चाइना, अफ्रीका एंड साउथ अमेरिका प्रोड्यूस आइडिया दैट वेयर इनोवेटेड एंड ओरिजिनल, बट दे स्पोक इन अ लैंग्वेज दैट गेन करेंसी ओनली फ्रॉम द लेट 18th सेंचुरी। एंटी कॉलोनियल मूवमेंट जहाँ पे जैसे इंडिया, चाइना, अफ्रीका, साउथ अमेरिका ये सब कॉलोनीज हुआ करती थी। यहाँ पे दूसरे जो देश है तो वो उनके डोमिनेट किया करते थे। तो यहाँ पे तो इनका इनोवेटिव और ओरिजिनल जो आइडिया था तो ये भी कहाँ से इंस्पायर था, जो चलन में कहाँ से आया था? 18th सेंचुरी के यही आइडिया से। आइए देखते हैं फ्रेंच रिवॉल्यूशन कैसे शुरू हुआ और कब शुरू हुआ। On the morning of 14 July 1789, the city of Paris was in a state of alarm। 14 जुलाई 1789 के दिन जो है सिटी ऑफ पेरिस चौकस था। द किंग हैड कमांडेड ट्रूप टू मूव इन द सिटी। रूमर्स स्प्रेड दैट ही वुड सून ऑर्डर द आर्मी टू ओपन फायर अपॉन द सिटीजन। तो आर्मी जो है वो शहर में आ चुकी थी किंग के ऑर्डर के ऊपर, और रूमर जो है अफवाह ऐसी चल रही थी कि कभी भी जो है राजा ऑर्डर कर सकता है आर्मी को कि लोगों के ऊपर ओपन फायर करें। Some 7,000 men and women gathered in front of the town hall and decided to form a people militia। तो करीब 7,000 जो है मेल और मेन एंड वुमेंस जो है वो टाउन हॉल के सामने जो है आ गए और वहाँ पे उन्होंने डिसाइड किया कि पीपल मिलिटिया बनाएंगे, यानी लोगों की मिलिट्री बनाएंगे। दे ब्रोक इनटू द नंबर ऑफ गवर्नमेंट बिल्डिंग इन सर्च ऑफ आर्म। अब इन्हें जो है रूमर से पता चला कि आर्मी जो है हमारे ऊपर हमला करने वाली, तो इनके पास भी कुछ आर्म्स होना चाहिए कि ये जो है उसको रेटिलेट कर सके। तो फिर इन लोगों ने जो है गवर्नमेंट ऑफिस और बिल्डिंग में आर्म के लिए सर्च किया। फाइनली अ ग्रुप ऑफ सेवरल हंड्रेड पीपल
marched toward the eastern part of city and stormed the fortress prison, the Bastille, where they hoped to find the hoarding ammunition. तो कुछ 100 लोग जो है वो ईस्टर्न पार्ट ऑफ सिटी में गए और वहाँ पे जाके उन्होंने जो फोर्ट बेस्टाइल को तोड़ दिया, जो प्रिजन करके इस्तेमाल किया जाता था, जो जेल करके इस्तेमाल किया जाता था. इन द आर्म फाइट दैट फॉलो द कमांडर ऑफ बेस्टाइल वॉज किल्ड एंड द प्रिजनर रिलीज, तो दे वेर ओनली 7 ऑफ देम. तो इन लोगों की और वहाँ पे जो प्रेसिडेंट आर्मी प्रेसिडेंट की उनके झड़प के बीच में जो है कमांडर ऑफ बेस्टाइल जो वहाँ के फोर्ट का कमांडर था तो उसकी जो है हत्या हो गई और वहाँ से जो है कैदियों को रिहा कर दिया गया जो कि सिर्फ 7 ही थे. येट द बेस्टाइल वॉज hated by all because it stood for the despotic power of king. The fortress was demolished and stone fragments were sold in the market to all those who wished to keep a souvenir of its destruction. ये इसको जो है फोर्ट को पूरा तोड़ दिया गया. क्यों? क्योंकि इसे जो है राजा की जो है डिस्पोटिक तानाशाह की जो है निशानी करके देखा जाता था और इसके जो टुकड़े हैं जो स्टोन है वो मार्केट में बेचे गए. जो लोग इसके जो है सबूत अपने पास में रखना चाहते थे कि हमने तानाशाही का डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की. द डेज दैट फॉलो सॉ मेनी रायट बोथ इन पेरिस एंड द कंट्री साइड. उसके बाद में कई दिन जो है दंगे फसाद चले पेरिस में भी और पेरिस के बाहर जो गांव में वहाँ पे भी चले. मोस्ट पीपल वेयर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द राइजिंग प्राइस ऑफ ब्रेड. बहुत सारे लोग जो है ब्रेड की जो बढ़ी हुई कीमतों का विरोध कर रहे थे. मच लेटर व्हेन हिस्टोरियन लुक अपॉन दिस टाइम they saw it as the beginning of chain of event that ultimately led to the execution of the king in France. So most people at the time did not anticipate this outcome. How and when this has happened. तो ये जो ब्रेड की प्राइस क्यों बढ़ी थी वो हम आगे देखेंगे. और ब्रेड जो था वहाँ पे यूरोप के लोगों का स्टेपल फूड हुआ करता था और है. स्टेपल फूड यानी जैसे हम लोग चपाती इस्तेमाल करते हैं, रोज़ की जो है हमें खाने के लिए चपाती चाहिए तो उनका वैसे स्टेपल फूड जो है ब्रेड था. हिस्टोरियन ने जो है जब पीछे मुड़ के देखा तो उन्होंने देखा कि जो ये शुरुआत थी तो एक चेन ऑफ इवेंट की थी. इसके बाद में जो दूसरे इवेंट जो है चलते गए जो आखिरी में जाके फ्रांस के राजा का जो है फांसी में अल्टीमेटली कन्वर्ट हुआ. और जो कुछ लोगों ने सोचा भी नहीं था कि इसका आउटकम जो है ऐसा होगा. ये जो है बेस्टाइल जो फोर्ट को तोड़ने का आउटकम ऐसा होगा. कैसे हो और ये कैसे हुआ ये देख सकते हो आप. फोटो ऑफ बेस्टाइल है ये और ये लोग जो है इसको तोड़ रहे हैं, डिमोलिश कर रहे हैं. फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी. तो फ्रेंच सोसाइटी का स्ट्रक्चर कैसे था लेट 18th सेंचुरी में. इन 1774 लुइस 16 ऑफ बर्बन फैमिली ऑफ किंग असेंडेड द थ्रोन ऑफ फ्रांस. तो 1774 में लुइस जो 16 थे, बर्बन जो उनकी डायनेस्टी फैमिली थी तो वो वहाँ पे राजा थी. तो उसके बाद में लुइस 16 बने तो वो गद्दी पे बैठे. वो 20 साल के थे और उनकी शादी हुई थी ऑस्ट्रेलियन प्रिंस मैरी से. तो ये ऑस्ट्रिया है जो ये प्रिंसेस थी तो ऑस्ट्रिया की थी, ऑस्ट्रेलिया की नहीं. तो ऑस्ट्रिया जो है यूरोप में है, ऑस्ट्रेलिया जो है वो ऑस्ट्रेलियन सब कंटिनेंट ऑस्ट्रेलियन कंटिनेंट में. अपॉन दिस एक्सेशन द न्यू किंग फाउंड एन एम्प्टी ट्रेजर. जैसे वो गद्दी पे बैठे उन्हें पता चला कि जो है खजाना जो है तिजोरी खाली है बिल्कुल स्टेट की. लॉन्ग ईयर ऑफ वार हैड ड्रेन द फाइनेंशियल रिसोर्सेज ऑफ फ्रांस. हैड टू दिस वॉज द कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस एंड एक्स्ट्रावैगेंट कोर्ट एट द इमेंस पैलेस ऑफ वर्साइल. फ्रांस का और ब्रिटेन का जो है 7 साल का लंबा युद्ध चला जिसमें फ्रांस हार चुकी थी. तो ये कब चला था? ये लुइस 15 के टाइम पे, लुइस 16 के पिता के टाइम पे चला था. तो इस जो युद्ध के वजह से जो है इनके पूरे फाइनेंशियल जो सोर्सेज है वो ख़त्म हो गए थे और जो इनकी तिजोरियाँ पूरी खाली हो गई थी. और इसके जो ऊपर जो है और खर्च जो होता इनके बड़े बड़े कोर्ट्स हुआ करते थे, इनके बड़े बड़े महल हुआ करते थे, उसका खर्च अलग से तो वो भी इन्हें मेंटेन करता था. द लुइस 16 France helped the 13 American colony to gain their independence from the common enemy Britain. The war added more than $1 billion to the debt that has already risen to more than $2 billion. जो लुइस 16 थे इन्होंने अमेरिकन रिवॉल्यूशन में मदद की थी अमेरिका की. जो अमेरिकन रिवॉल्यूशन में अमेरिकन जो थे वो ब्रिटिश के विरोध में फाइट कर रहे थे. अमेरिका ब्रिटिश की कॉलोनी थी.
जैसे मैंने आपको बताया लुइस 15 के टाइम पे 7 साल का जो है युद्ध चला था ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में, जिसमें फ्रांस हार गया था। तो फ्रांस ने इसका बदला लेने के लिए जो है अब कॉमन एनिमी बन गया, दुश्मन का दुश्मन दोस्त। तो ऐसी तो अमेरिका जो था तो दुश्मन का दुश्मन ब्रिटेन का दुश्मन था, तो यानी अब बन गया ये फ्रांस का दोस्त। तो फ्रांस ने उसकी मदद किया था, लेकिन उसके बदले फ्रांस को कुछ नहीं मिला, और मदद करने में जो फ्रांस की जो तिजोरी और खाली हो गई और उसके ऊपर जो और कर्ज बैठ गया 1 बिलियन लेवरिस का। तो लेवरेज जो थी वो उस टाइम पे फ्रांस की करेंसी होती थी 1 बिलियन इज इक्वल टू 100 करोड़, और पहले से जो है फ्रांस के ऊपर 2 बिलियन यानी 200 करोड़ का कर्ज पहले से था। लेंडर हु गेव द स्टेट क्रेडिट नाउ बिगेन टू चार्ज 10% इंटरेस्ट ऑन लोन, सो द फ्रांस गवर्नमेंट वॉज ऑब्लिग टू स्पेंड एन इंक्रीजिंग परसेंटेज ऑफ इस बजट ऑन इंटरेस्ट पेमेंट अलोन। जो अभी फ्रांस सरकार को कर्ज देते थे तो उन्होंने जो है इंटरेस्ट बढ़ा दिया, अभी 10% इंटरेस्ट कर दिया। तो फ्रांस की जो गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू से जो पैसा आता था उसमें से अब ज़्यादा पैसा जो है इंटरेस्ट चुकाने में जा रहा था। टू मीट इट्स रेगुलर एक्सपेंसेस सच एज द कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग आर्मी, कोर्ट, रनिंग गवर्नमेंट ऑफिस एंड यूनिवर्सिटी, द स्टेट वॉज फोर्स्ड टू इंक्रीज टैक्स। सरकार के दूसरे भी खर्च थे, जैसे उनको आर्मी मेंटेन करनी थी, कोर्ट मेंटेन करने थे, गवर्नमेंट के ऑफिस चलाने थे और यूनिवर्सिटी चलानी थी, इसके लिए भी पैसा लगता था। और ये पैसा कहाँ से आता था? टैक्स पेयर से। लेकिन जो अब पैसा आता था उसमें इन्हें इंटरेस्ट भी देना है, तो पैसा इनके पास में कम बचा, तो इन्होंने सोचा कि टैक्स बढ़ाते हैं। लेकिन ये टैक्स बढ़ाने वाला भी जो है फॉर्मूला सफिशिएंट नहीं था। फ्रेंच सोसाइटी इन द 18th सेंचुरी वॉज डिवाइडेड इंटू 3 स्टेट एंड द ओनली मेंबर ऑफ 3rd स्टेट पे टैक्स। तो फ्रांस की जो सोसाइटी थी उस टाइम पे 3 स्टेट में डिवाइड थी, समझ लीजिए आप 3 पार्ट में डिवाइड थी, और उसमें की जो 3rd स्टेट थी वही सिर्फ टैक्स देती थी। द सोसाइटी ऑफ स्टेट वॉज अ पार्ट ऑफ फेडरल सिस्टम दैट डेट्स बैक टू द मिडल एज। तो मिडल एज क्या होता है? 1476 AD से 1450 AD, तो इसे मिडल एज कहा जाता है। तो जो फ्रांस की सोसाइटी थी तो मिडल एज के टाइम पे जैसी बनी थी अभी भी वैसी थी। द ओल्ड रेजिम इज यूजुअली यूज टू डिस्क्राइब द सोसाइटी एंड इंस्टीट्यूशन ऑफ फ्रांस बिफोर 1789। तो 1789 के बाद में जो सिस्टम चेंज हुआ, और 1789 के पहले वाले सिस्टम को ओल्ड रेजिम कहा जाता था। फिगर टू शो हाउ द सिस्टम ऑफ स्टेट इन फ्रेंच सोसाइटी वॉज ऑर्गेनाइज। तो हम पहले फिगर 2 देखते हैं। ये रहा फिगर। तो इसमें पहला स्टेट में क्लर्जी आ गए, जो पादरी प्रीस्ट जो इससे चर्च से रिलेटेड है तो वो आ गए इसमें। सेकंड इसमें नोबल आ गए, राजा, ज़मींदार और राजा के मिनिस्टर, ये नोबल्स आ गए। थर्ड स्टेट में देख सकते हैं बिग बिजनेसमैन, मर्चेंट, कोर्ट ऑफिशियल जो कोर्ट में काम करते थे, जज हो शायद, या दूसरे जो ऑफिसर्स हुआ करते थे या बाबू हुआ करते थे, लॉयर्स, पीजन एंड आर्टिजन, पीजन यानी फार्मर, आर्टिजन यानी कारीगर, स्मॉल पीजन, लैंडलेस लेबर एंड सर्वेंट। Peasant made up 90% of the population. However, only a small number of them own the land they cultivate. फार्मर जो है तो 90% ऑफ वहाँ की पॉपुलेशन बनाते थे, उनमें से जो है कुछ ही लोगों के पास खुद की जो ज़मीन हुआ करती थी। अबाउट 60% ऑफ लैंड वॉज ओन बाय, जो 60% ज़मीन थी वो नोबल, चर्च और दूसरे जो बिग रिच मेंबर ऑफ थर्ड स्टेट है उनकी हुआ करती थी। द मेंबर ऑफ फर्स्ट टू स्टेट दैट इज क्लर्जी एंड नोबल enjoy certain privileges by birth। जो पहले 2 स्टेट के क्लर्जी और नोबल थे तो उन्हें कुछ विशेष अधिकार पैदा होते थे बाय बर्थ थे। द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ दिस वॉज एग्जम्पशन फ्रॉम पेइंग टैक्स टू द स्टेट। तो सबसे जो इसमें इंपॉर्टेंट था वो क्या था? इन दोनों जो स्टेट वालों को टैक्स 1 रुपये देना नहीं था। द नोबल फर्दर enjoy फ्यूडरल प्रिविलेजेस, दिस इंक्लूड फ्यूडरल ड्यूज विच दे एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द पीजेंट। जो नोबल्स थे उनके पास में और एक विशेष अधिकार था कि वो जो है पीजेंट से टैक्स भी लिया करते थे, और पीजेंट को जो है उन्हें सर्विस भी देना पड़ती थी अपने लॉर्ड को, जिसके अंडर वो काम करते थे। वर्क इन देयर हाउसेज एंड फील्ड, टू सर्व इन आर्मी और टू पार्टिसिपेट इन बिल्डिंग रोड। तो उन्हें उनके घर में काम करना पड़ता था, उनके खेत में काम करना पड़ता था, आर्मी में काम करना पड़ता था, और रास्ते बनाते वक्त भी काम करना पड़ता था। द चर्च टू एक्सट्रैक्ट इट्स शेयर ऑफ टैक्स। तो चर्च भी टैक्स लिया करता था, जिसे कहते थे तिथिस।
फ्रॉम द पीजन एंड फाइनली ऑल द मेंबर ऑफ थर्ड स्टेट हैड टू पे टैक्स टू द स्टेट। तो थर्ड स्टेट में जो अगर रिच भी है पुअर भी तो सभी को टैक्स देना पड़ता था। दिस इंक्लूड अ डायरेक्ट टैक्स कॉल्ड टेली और नंबर ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स विच वेयर लेविड ऑन आर्टिकल ऑफ एवरीडे कंजप्शन लाइक salt and tobacco. The burden of financing activity of the state through taxes was borne by third state alone. चर्च अपना टैक्स दिया करता था तिथिस और डायरेक्ट टैक्स जैसे हम इनकम टैक्स देते हैं, इनकम टैक्स इज डायरेक्ट टैक्स, आप जितना कमाओगे आपको उसके ऊपर इनकम टैक्स देना है तो डायरेक्ट टैक्स हो गया। तो वैसे डायरेक्ट टैक्स उस टाइम पे हुआ था टेलिस और बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्स भी बहुत सारे थे। नंबर ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स हुआ करते थे। इनडायरेक्ट टैक्स हमारे इंडिया में भी है। जैसे आप कुछ जो है पैक सामान लेने जाओगे, जैसे आप मान लीजिए एक बिस्किट का पैकेट लेने जाओगे उसके ऊपर भी आप टैक्स दे रहे हो, आपको पता होगा या नहीं पता होगा लेकिन गवर्नमेंट उस पर टैक्स ले रही है और वो टैक्स लगा के जो है एमआरपी बनती है, इसे इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं। तो बहुत सारे ऐसे इनडायरेक्ट टैक्स है। तो उस टाइम पे फ्रांस में भी इनडायरेक्ट टैक्स लिया करते थे और जो पूरा बर्डन है गवर्नमेंट की जो फाइनेंसिंग का तो किसके ऊपर आ गया, टैक्स पेयर के ऊपर। तो टैक्स कौन देता था, थर्ड स्टेट। इस पिक्चर में दिखाया जा रहा है ये है लैंडलॉर्ड, नोबल, ये है नोबल मैन और ये पीजन। तो इसमें बता रहा है नोबल मैन इज अ स्पाइडर एंड पीजन एज फ्लाई। नोबल मैन को यहाँ पे मकड़ी बताया गया है और जो पीजन को है वो फ्लाई यानी मक्खी बताया गया है और मक्खी जो है मकड़ी के जाल में फंस गई है और एक बार जो मक्खी मकड़ी के जाल में फंसती तो निकल नहीं पाती। तो ऐसा कुछ दर्शाना चाहते हैं यहाँ पे पेंटर। द मोर द डेविल हैज़ द मोर ही वॉन्ट। शैतान के पास जितना है उसे और उतना ही चाहिए, जितना ज़्यादा है उससे ज़्यादा चाहिए। और दिस पुअर फेलो ब्रिंग एवरीथिंग। ये जो गरीब आदमी है ये सब कुछ जो है नोबल मैन के ला रहा है, ग्रेन ला रहा है, फ्रूट ला रहा है, पैसा ला रहा है, सलाद ला रहा है और जो फैट लॉर्ड है वो बैठा है और रेडी टू एक्सेप्ट ऑल, तो सब लेने के लिए जो है तैयार है। ही डज नॉट इवन केयर टू ग्रेस हिम विथ अ लुक। और इतनी भी उसे फिक्र नहीं है कि इस गरीब को एक बार देख ले। Struggle to survive. The population of France rose about 23 million, rose from about 23 million in 1715 to 28 million in 1789. फ्रांस की जो है पॉपुलेशन थी 1715 में 23 मिलियन थी और फिर वो जाके 28 मिलियन हो गई 1789 में, यानी 5 मिलियन। 1 मिलियन इज इक्वल टू 10 लाख। 5 मिलियन जो है पॉपुलेशन बढ़ गई। दिस इज टू रैपिड इंक्रीज इन द डिमांड फॉर फूड ग्रेन। पॉपुलेशन बढ़ी है तो फूड ग्रेन की डिमांड भी बढ़ेगी, लेकिन उस हिसाब से जो फूड ग्रेन की जो है इंक्रीज नहीं हो पाया, प्रोडक्शन इंक्रीज नहीं हो पाया, तो उसकी वजह से क्या हुआ, फूड ग्रेन का जो है शॉर्टेज हो गया। सो द प्राइस ऑफ ब्रेड विच वॉज द स्टेपल डाइट ऑफ मेजोरिटी रोज रैपिडली। ब्रेड की जो कीमतें हैं बढ़ गई, ब्रेड की जो है प्रोडक्शन कम और डिमांड ज़्यादा, यानी प्राइस बढ़ना है। एग्जाम्पल मान लीजिए मार्केट में सिर्फ 10 किलो आटा है और सभी उसको लेना चाहते हैं, तो उसकी जैसे कीमतें बढ़ेंगी तो वैसा। मोस्ट वर्कर वेयर एम्प्लॉयड एज अ लेबर इन द वर्कशॉप हु ओनर फिक्स देयर वेजेस बट वेजेस डिड नॉट कीप पेस विद द राइज इन प्राइस, सो द गैप बिटवीन द पुअर एंड द रिच वाइडन। थिंग्स बिकम वर्सन व्हेन द ड्रॉट और हेल्ड रिड्यूस द हार्वेस्ट, दिस लीड टू सबसिस्टेंस क्राइसिस। ज़्यादा जो वर्कर हुआ करते थे तो वर्कशॉप में काम किया करते थे, तो उनकी जो सैलरी थी वो फिक्स थी। जैसे मान लीजिए 10,000 उनके जो 10,000 रुपये उनको मिलने वाले थे तो उन्हें 10,000 ही मिलेंगे। अब उसके बाद में जो है मार्केट में ब्रेड की प्राइस कितनी भी बढ़े तो जो है उनको अपने जेब से पैसा देना पड़ता था, यानी वो 10,000 में से उनको स्पेंड करता था। उनकी जो है पेमेंट तो नहीं बढ़ने वाली थी, उसकी वजह से जो है उनके पास जो है पैसा कम बच रहा था या फिर नहीं बच रहा था, उन्हें जो है उधार भी लेना पड़ रहा था पैसा। तो उसके वजह से उसके चलते रिच और पुअर में जो गैप बढ़ते गई, पुअर जो है और गरीब होते गया, रिच जो है अमीर होते गया। दिस बिकम वर्सन। जो स्थिति और भी बिगड़ती थी जब ड्रॉट होता था, बारिश बराबर नहीं होती थी, या हेल होता था यानी गारपीट होती थी, तो उसकी वजह से जो है हार्वेस्ट कम होता था, लोगों के सब्सटेंशियल क्राइसिस होती थी, यानी लोगों के पास इतना भी नहीं रहता था कि वो खुद की जो लाइवहुड बराबर जो है जी सकें, खुद का पेट पालने के लायक भी उनके पास में इतना जो है सोर्सेस नहीं हुआ करते थे। अ ग्रोइंग मिडिल क्लास इनविसेज एन एंड टू प्रिविलेजेस। अब जो ग्रोइंग मिडिल क्लास थे तो इमेजिन कर रहे थे कि जो प्रिविलेजेस को
विशेषाधिकार को कहीं ना कहीं आगे जाके एंड मिलेगा, इमेजिन ऐसा कर रहे थे वो। इन द पास्ट पीजेंट एंड वर्कर हैव पार्टिसिपेटेड इन रिवॉल्ट अगेंस्ट द इंक्रीजिंग टैक्स एंड फूड स्केर्सिटी, बट दे लैक द मीन एंड प्रोग्राम टू कैरी आउट फुल स्केल मेजर दैट कुड ब्रिंग अबाउट अ चेंज इन द सोशल एंड इकोनॉमिकल ऑर्डर। तो पहले भी जो पीजेंट और वर्कर थे तो उन्होंने विद्रोह किया था बढ़ती कीमतों और टैक्स के लिए, लेकिन उनके पास में जो मीन्स नहीं हुआ करते थे, उनका जो प्रोग्राम था तो फुल मेजर में नहीं हुआ कि जो है सोसाइटी और इकोनॉमी में कुछ चेंज ला सके। दिस वॉज लेफ्ट टू दोज ग्रुप विद इन द थर्ड स्टेट हु हैड बिकम प्रॉस्परस एंड हैड एक्सेस टू एजुकेशन एंड न्यू आइडिया। तो अब ये जिम्मेदारी किसके ऊपर गई? अब ये जिम्मेदारी गई है थर्ड स्टेट के प्रॉस्परस और एजुकेटेड लोगों के ऊपर, जिसके पास न्यू आइडियाज़ है, जिसने न्यू आइडियाज़ पढ़े हैं। द 18th century witnessed the emergence of social group termed the middle class, who earn their wealth through an expanding overseas trade and from the manufacturing of goods such as woolen and silk textile that were either exported or bought by the rich member of the society। तो 18th सेंचुरी ने ये भी देखा कि एक नया ग्रुप है जो इमर्ज हो रहा था, मिडिल क्लास। अभी तक के नोबल्स हुआ करते थे और जो लोअर क्लास, रिच, जैसे सोसाइटी अपर क्लास, मिडिल क्लास और लोअर क्लास। तो उस टाइम पहले अपर क्लास और लोअर क्लास हुआ करते। जो मिडिल क्लास है तो अभी कहीं जाके 18th सेंचुरी इमर्ज हो रहे थे। कैसे? तो इनके पास में पैसा कैसे आया? एक्सपांडिंग ओवरसीज ट्रेड। तो ओवरसीज ट्रेड जो है बढ़ने से ये ट्रेडर की तरह काम करते हैं, इससे इनके पास पैसा आया। ये मैन्युफैक्चरर बने, वुलन और सिल्क की जो है ट्रेड करने लगे, जो एक्सपोर्ट होता था जिससे पैसा आता, और जो है सोसाइटी के रईस लोग जो है लिया करते थे, उससे पैसा आता था। In addition to merchant and manufacturer, the third state include professionals such as lawyer and administrative officer। तो थर्ड स्टेट में मर्चेंट और मैन्युफैक्चरर के अलावा प्रोफेसर भी हुआ, अदर दूसरे प्रोफेशन के भी लोग हुआ करते थे, जैसे लॉयर और ऑफिसर लोग जो सरकारी जो पोस्ट पे है। ऑल ऑफ दिस वेयर एजुकेटेड एंड बिलीव दैट नो ग्रुप इन सोसाइटी शुड बी प्रिविलेज बाय बर्थ। तो ये जो सब लोग हैं पढ़े लिखे होते थे और इनका मानना था कि सोसाइटी में कोई भी ग्रुप को जो है विशेषाधिकार बाय बर्थ नहीं मिलना चाहिए। रादर अ पर्सनल सोशल पोजीशन मस्ट डिपेंड ऑन हिज मेरिट। तो एक आदमी के जो है सोशल पोजीशन जो है उसके मेरिट के ऊपर होनी चाहिए। दिस आइडिया इन्विसेजिंग अ सोसाइटी बेस्ड ऑन फ्रीडम एंड इक्वल लॉ एंड अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल वेयर पुट फॉरवर्ड बाय फिलोसोफर सच एज जॉन लॉकी एंड जीन जैक्यू रोसियो। तो जो ये आइडिया है कि फ्रीडम होना चाहिए और लॉ सबके लिए इक्वल होना चाहिए, तो ये फिलोसोफर ने भी बताया। तो दो फिलोसोफर के नाम है यहाँ पे, जॉन लॉकी और जीन जैक्यू रोसियो। इन हिज टू ट्रीटिस ऑफ गवर्नमेंट, लॉक्यू sought to refute the doctrine of divine and absolute right of monarchs। तो इनकी बुक में टू ट्रीटिस ऑफ गवर्नमेंट लॉकिस ने जो है रिफ्यूज़ कर दिया कि मैं डॉक्ट्रिन ऑफ डिवाइन को नहीं मानूंगा। तो डॉक्ट्रिन ऑफ डिवाइन क्या है? जो नोबल्स है तो इनको भगवान ने जो है नोबल्स बनाया है, इनको राज करने के लिए बनाया है, और जो लोअर लेवल पे है तो उन्हें जो है तो इन लोगों की जो है काम, इनके काम करने के लिए बनाया है। तो इससे इन्होंने मना कर दिया, इसको मानने से मना कर दिया, और मोनार्च की जो एब्सोल्यूट राइट से भी इन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया। रोसियो कैरीड द आइडिया फॉरवर्ड। तो रोसियो ने जो एक आइडिया को फॉरवर्ड किया, प्रोपोजिंग अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बेस्ड ऑन सोशल कॉन्टैक्ट बिटवीन पीपल एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव। रोसियो ने कहा कि ऐसी गवर्नमेंट बननी चाहिए जिसमें सोशल कॉन्टैक्ट रहे लोगों में और उनके रिप्रेजेंटेटिव में। अभी जो रिप्रेजेंटेटिव कौन है? किंग था। तो ऐसे सोशल कॉन्टैक्ट होना चाहिए। इन द स्पिरिट ऑफ द लॉस, ये बुक किसने लिखी थी? मॉन्टेस्क्यू। प्रोपोज अ डिवीजन ऑफ पावर विद इन द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के बीच में डिवीजन ऑफ पावर होना चाहिए बिटवीन लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। अभी जो है कानून बनाने वाला, कानून को पालन यानी फॉलो करवाने वाला और जस्टिस देने वाला सभी जो है राजा था। तो मॉन्टेस्क्यू ने कहा कि इसका जो है डिवीज़न होना चाहिए, लॉ कोई और बनाएगा, उसको एग्जीक्यूट जो है लॉ का पालन करने वाला जो है कोई और रहेगा, और जस्टिस जो है तो ऐसे कुछ कोई और देगा। तो ऐसा जो है एक सिस्टम बनाइए जिसमें डिवीज़न ऑफ पावर हो। दिस मॉडल ऑफ गवर्नमेंट वॉज पुट इन फोर्स इन यूएसए आफ्टर द 13 कॉलोनी डिक्लेयर देयर इंडिपेंडेंस फ्रॉम फ्रांस। तो जो ऐसा मॉडल था तो यहाँ पे यूएसए में शुरू हो चुका था 13 कॉलोनी जब इंडिपेंडेंट हो गई थी ब्रिटेन से। द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स गारंटी ऑफ इंडिविजुअल राइट वॉज एन इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल ऑफ पॉलिटिकल थिंकर इन फ्रांस। तो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन और जो है इंडिविजुअल के राइट जो गारंटी हुआ था वहाँ पे,
तो एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल बन गया पॉलिटिकल थिंकर के लिए फ्रांस में। द आइडिया ऑफ दिस फिलोसोफर वेयर डिस्कस इंटेंसिवली इन सैलून, कॉफ़ी हाउस एंड स्प्रेड अमंग द पीपल थ्रू बुक्स एंड न्यूज़पेपर। अब जो ये आइडिया है फिलोसोफर्स के, तो ये सैलून में भी डिस्कस होने लगे, कॉफ़ी हाउस में डिस्कस होने लगे, बुक्स के ज़रिए, न्यूज़पेपर के ज़रिए जो है फैलने लगे। दिस वेयर फ्रिक्वेंटली रीड अलाउड इन अ ग्रुप फॉर द बेनिफिटिंग ऑफ दोज हु कुड नॉट रीड एंड राइट। तो ये जो लोग हैं कॉफ़ी शॉप में और सैलून में जोर के पढ़ने लगे और लोगों को भी बताने लगे जो लोगों को पढ़ते और लिखते नहीं आता था उनके लिए भी। द न्यूज़ दैट लुइस 16 प्लान टू इम्पोज फर्दर टैक्स to be able to meet the expenses of the state generated anger and protest against the system of religious। तो एक खबर और पहुंची थी इन लोगों के पास में कि लुइस सिस्टम जो है टैक्स और बढ़ाने वाला है। इसके लिए जो लोगों में जो है एक रोष जो है वो पैदा हो गया गवर्नमेंट के लिए और लोगों ने इसका विरोध करने की तैयारी कर दी और सिस्टम ऑफ रिलीजियस जो विशेष अधिकार का भी विरोध करने के लिए जो है लग गए। अकाउंट ऑफ लिव्ड एक्सपेंसेस इन अ ओल्ड रिजिम। जॉर्ज डेंटन who later became active in revolutionary policies, wrote to a friend in 1793 looking back upon a time when he had just completed study। तो जॉर्ज डेंटन रिवॉल्यूशनरी पॉलिटिक्स में इन्होंने योगदान दिया था। इन्होंने 1793 में अपने दोस्त को एक लेटर लिखा, उसमें इन्होंने क्या लिखा है देखते हैं। आई वॉज एजुकेटेड इन द रेसिडेंशियल कॉलेज ऑफ प्लेसिस, देयर आई वॉज इन द कंपनी ऑफ इम्पोर्टेंट मैन। मैंने जो अपनी पढ़ाई पूरी की तो रेसिडेंशियल कॉलेज ऑफ प्लेसिस से पूरी की, वहाँ पे जो मैं इंपॉर्टेंट लोगों के संगत में रहा। वंस माई स्टडी टेंडेड आई वॉज लेफ्ट विथ नथिंग। जैसे मेरी पढ़ाई हो गई मेरे पास कुछ नहीं बचा। आई स्टार्टेड लुकिंग फॉर अ पोस्ट। मैं अपनी एक जॉब देखने लगा। इट वॉज इम्पॉसिबल टू फाइंड वन एट अ लॉ कोर्ट इन पेरिस। कोर्ट में जॉब ढूंढना मेरे लिए एकदम नामुमकिन हो गया। द चॉइस ऑफ करियर इन द आर्मी वॉज नॉट ओपन टू मी एज आई वॉज नॉट अ नोबल बाय बर्थ नॉर आई हैव अ पैट्रॉन। आर्मी में मेरे लिए नौकरी मिलना मुश्किल हो गई क्योंकि मैं नोबल से बिलोंग नहीं करता था और मैं पैट्रॉन भी नहीं था। पैट्रॉन क्या होता है? वन हु गिव फाइनेंशियल सपोर्ट, तो वो भी नहीं था। द चर्च टू कुड नॉट ऑफर मी रिफ्यूज। तो चर्च ने भी मुझे शरण नहीं दे पाए। आई कुड नॉट बाय अ ऑफिस एस आई डिड नॉट पोसेस अ सौ। मैं एक ऑफिस भी खरीद नहीं पाया क्योंकि मेरे पास पैसा नहीं था। माई ओल्ड फ्रेंड टर्न देयर बैक टू मी। मेरे जो पुराने दोस्त थे तो अब जो है उन्होंने मुझे छोड़ दिया। द सिस्टम हैड प्रोवाइडेड अस विद एन एजुकेशन विदाउट हाउएवर ऑफरिंग अ फील्ड वेयर आवर टैलेंट कुड बी यूटिलाइज। सिस्टम ने हमें जो है एजुकेशन तो दिया लेकिन हमारे पास में एक फील्ड नहीं थी जहाँ पे हम अपना टैलेंट शो कर सके, यूटिलाइज कर सकें। एन इंग्लिश मैन आर्थर यंग ट्रैवल थ्रू द फ्रांस ड्यूरिंग द ईयर फ्रॉम 1878 to 79 एंड रोट डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ हिज जर्नी ही ऑफन कमेंटेड ऑन व्हाट ही सॉ। तो एक इंग्लिश मैन थे आर्थर यंग, तो इन्होंने जो इनकी जर्नी में जो है लिखा, उन्होंने लिखा है कि जो लोग हैं जो स्लेव्स के ऊपर डिपेंड है और स्लेव से अपना काम कराते हैं, जो स्लेव जो इल ट्रीटेड है तो उनसे इन लोगों को जो खतरा है रैदर दैन जो है स्लेव जो फ्रीली ट्रेड किए गए, जो आदमी जो इनके जो आदमी ने सर्व कर रहे हैं जो फ्री और उनके वेल ट्रीटेड रहे। And he who choose to dine to accom punishment of his victims groan should not complain if during the riot his daughter get kidnapped or his son's throat is slit। और इन्होंने कहा है कि अगर दंगे में कहीं जाके ये लोग इनकी बेटी को किडनैप कर लेते या इनके बेटे का जो है गला काट देते हैं तो इन लोगों ने कंप्लेन नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पे हम पहला सब टॉपिक चैप्टर का फ्रेंच रिवॉल्यूशन का फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी यहाँ पे फिनिश करते हैं। सेकंड सब टॉपिक द आउटब्रेक ऑफ रिवॉल्यूशन हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, टू लाइक शेयर एंड रिकमेंड।